स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि सुबह 7 बजे हम आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जिसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल ड्राइव की लिंक भी दे रखी है, और यदि आप पर डे व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पाना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह 7 बजे डेली यह वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे यह वीडियो मिलता रहे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल में ही विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो यहां पर हमें डिस्कस करना है विश्व नारियल दिवस। नारियल के बारे में बात करें तो नारियल पानी एक बहुत ही पौष्टिक मिनरल का सोर्स माना जाता है। और यह बात करें कहां पर होता है तो बेसिकली यह कोस्टल एरिया में होता है, जो हमारे केरला और गोवा जैसे कोस्टल स्टेट हैं, इनके लिए यह बहुत ही ज्यादा यहां पर यह उगाया जाता है। और हाल में ही इसके लिए कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 2 सितंबर। और इसकी अगर बात करें नारियल का वैज्ञानिक नाम, तो नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। और बात करें दुनिया का मुख्य नारियल उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है माइक्रोनेशिया, फिजी, और इसके बाद आता है इंडिया का स्थान। तो आज हमने समझा विश्व नारियल दिवस के बारे में, तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किसने पृथ्वी के लिए अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो अर्थ का नेविगेशन करने के लिए हाल में ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। यहां पर हमें उस डिपार्टमेंट का, उस कंपनी का नाम बताना है जिसने यह लॉन्च किया है। तो जैसे कि बात करें हम एक एक ऑप्शन के बारे में, इसरो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नासा अमेरिका का है। अगर यहां पर इसरो के हेड का नाम पूछा जाए तो वो है के शिवान। के शिवान कौन है? इसरो के हेड। और अगर बात करें स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। और हाल में ही एलन मस्क की कंपनी ने यह लॉन्च किया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। आपको मैं एक चीज और यहां पर बता दूं कि एलन मस्क की कंपनी ने हाल में ही एक और बड़ा चमत्कार किया था, जैसे कि आप इस इमेज पर देख पा रहे होंगे। आइए मैं आपको पूरी फिजिक्स समझाता हूं, ये बेसिकली होता कैसे है। तो आप देखिए, आप स्क्रीन पर रॉकेट देख पा रहे होंगे। रॉकेट के सबसे नीचे होता है रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल जैसे जैसे जलता है और उसकी गैसें तेजी से बाहर निकलती हैं। ये गैसें देखिए आप बाहर निकल रही हैं गैसें, और एक गैसें जब बाहर निकलती हैं तो ऊपर की तरफ एक इंपल्स फोर्स लगाती हैं। किसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। और उसके कारण ये ऊपर उठता है, और इसके ऊपरी भाग में क्या अटैच होता है? सैटेलाइट। यहां पर सैटेलाइट अटैच होता है। तो जब ये स्पेस में जाती हैं, स्पेस में अपना कार्य करके वापस भी आ जाएगा। यह सबसे पहले किसने चमत्कार किया? यह किया एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अभी तक क्या होता था, जो रॉकेट स्पेस में जाते थे वह वहीं रह जाते थे, स्पेस से कचरा के रूप में हो जाते थे, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता था। तो यह बहुत बड़ी सफलता के तौर पर माना गया था। और पृथ्वी अवलोकन के लिए जो यहां हाल में सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वह भी एलन मस्क की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में, अभी आप ये इंपॉर्टेंट है, कहां होगा? हर डिस्ट्रिक्ट में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो आप बात करें, जैसे कि मैं आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर पोस्ट हूं, तो आपको बताऊं कि यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो बिजली चोरी की है। यहां पर विद्युत विभाग लगातार घाटे में क्यों जा रहा है? बिजली चोरी ना रोक पाने के कारण। तो हाल में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यहां पर बिजली चोरी रोकने के लिए कोई प्रभावी तरीका निकालना पड़ेगा, राइट। तो हाल में ही यहां पर हर जिले में एक विद्युत चोरी रोकने के लिए पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। और यह बात करें सबसे पहले स्टार्ट कहां हुआ, तो यह हुआ प्रयागराज में। प्रयागराज, जिसका इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और इसका पहला थाना नैनी के इंदलपुरे में यह बनाया गया है। तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और इसको सेटअप करने वाला हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बात करें हाल में ही यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है लालजी टंडन के निधन के बाद। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो यहां पर सीएमडी कौन सा पद होता है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत खत्री। अब आइए मैं सब कुछ इस कंपनी के बारे में बताता हूं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बेसिकली करती क्या है। तो आप इन महानुभाव की फोटो देख सकते हैं, यह है हमारे हेमंत खत्री साहब, राइट।
और ये जो हमारा HSL है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, या भारत सरकार की कंपनी है, जिसका कार्य है जो समुद्र के मार्ग से आयात निर्यात होते हैं उसको यह मैनेज करती है। आपको एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है अभी हाल में ही सभी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन, इसका बेसिक रूल क्या है? इसका बेसिक रूल है कि इसका जो स्टॉक होता है 100% होता है सरकार के पास, इसका वह हिस्सेदारी बेचकर प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्वमेंट कर रही है। तो हाल में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कोई भी ऐसी कंपनी अछूती नहीं है जिसमें प्राइवेटाइजेशन ना हो रहा हो। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही एक सर्वश्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो यहां सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। और इसके तहत उत्तराखंड को किस राज्य सरकार के साथ जोड़ा गया है? तो यहां पर राइट आंसर है कर्नाटक। आइए आपको मैं डिटेल से बता दूं इसके बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्यों के इंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए है। जैसे कि आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा, कोरोना पीरियड में क्या हुआ था कि हमारे बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे वह पलायन करना शुरू कर दिए थे। भारत एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के एजेंडे में भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक उद्देश्य है। हमारी जो संस्कृति है हर राज्य की अलग है, लेकिन भारत की जो पहचान है अनेकता में एकता। क्या पहचान है भारत की? इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक हैं, अनेकता में एकता, यह है हमारी पहचान। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक, कब तक? 2021 तक सबसे बड़ा कर्ज का बोझ, सबसे बड़ा कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो हम अगर बात करें कि 2021 तक, तो कोरोना पीरियड में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। ये सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का? कोविड-19 कोरोना महामारी। और यह शुरू कहां से हुई? वुहान से। वुहान कहां पड़ता है? चाइना में। और मजे की बात यह है कि इस पूरे दौरान चाइना पॉजिटिव में रहा। आइए मैं आपको इसको इमेज के माध्यम से दिखाता हूं। भारत से चाइना 3 गुना अधिक कर्जदार था, लेकिन कोरोना पीरियड में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सुधारा, लेकिन वहीं विश्व का हर देश इससे त्राहिमाम करने लगा। तो यहां पर हमारा प्यारा देश भारत 2021 तक कर्ज के सबसे बड़े बोझ में होगा। और यही कारण है कि हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा गिरी है। और इसको किसने बताया? वित्त मंत्रालय ने। रिपोर्ट किसने जारी करी? वित्त मंत्रालय ने, कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जून के अंत तक देश का कर्ज बढ़कर कितना हो जाएगा? 88.18 लाख करोड़। इतना बड़ा कर्ज भारत देश पर हो जाएगा। राइट आंसर है यहां पर भारत। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल कर लिया गया है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कॉमनवेल्थ संघ है क्या। तो कॉमनवेल्थ क्या था कि जो हमारी ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया, तो उनका क्या था कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां उन्होंने शासन किया है उसी की मेमोरी में राष्ट्रमंडल खेल मनाए जाते हैं। इसका बहुत विरोध भी हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का, क्योंकि इसे गुलामी के प्रतीक के रूप में माना जा रहा था। तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आपको बता दूं, हाल में ही हमारा देश यह बाहर हो गया था और इसे फिर से शामिल कर लिया गया है। और इसका राइट आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स को हाल में ही इससे बाहर कर दिया गया था और इसे फिर से राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल कर लिया गया है। तो यह था हमारा आज का कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के, उन्होंने हाल में ही कॉमनवेल्थ को फिर से ज्वाइन करने का अनाउंस किया है। यह अनाउंसमेंट उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम। अब बात करें भारत ने अभी तक कॉमनवेल्थ कितनी बार ऑर्गेनाइज कराया है? तो एक बार। कब? जब शीला दीक्षित यहाँ की सीएम थी दिल्ली की, और उसमें एक करप्शन का केस भी आया था जिसमें सुरेश कलमाड़ी, आपको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, कलमाड़ी यहाँ पर विक्टिम बने थे करप्शन के। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मालदीव्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, यह पुस्तक लिखी है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। यह किसने लिखी है और यह क्यों लिखी है आपको मैं सबसे डिटेल में बताऊंगा। तो यह लिखने वाले महान भाव हैं करण जौहर। करण जौहर का आपने नाम हाल में ही सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में। बेसिकली नेपोटिज्म के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है बेसिकली कहां है? मुंबई में।
अब पूरे वर्ल्ड से बात करें, पूरे इंडिया से जो लोग मुंबई में आते हैं अपना कैरेक्टर बनाने के लिए, उनका कैरेक्टर कहां डेवलप होता है, उनका करियर कहां डेवलप होता है, मुंबई में। तो बेसिकली ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हम बात करें करण जौहर की या सलमान खान की, ये नए कैरेक्टर को, नए कलाकार को जमने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या तो इनके साथ इनकी गुलामी करिए, या आप नहीं करते हैं तो आप इंडस्ट्री में बढ़ नहीं पाएंगे। इसी चीज को नाम दिया गया था नेपोटिज्म, और इसी चीज के शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत। अभी हाल में ही आप इनके मर्डर केस के बारे में पता कर रहे होंगे, आपको इनके बारे में डे टू डे मीडिया बहुत ज्यादा कवरेज दे रहा है। बस बेसिकली मीडिया को जिस चीज के बारे में कवरेज देना चाहिए, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, उस पर बात नहीं कर रहा है। तो ये पुस्तक उन्होंने जो लिखी है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड की है, और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, करण जौहर। राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां स्थापित किया गया है? तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सोलर ट्री बेसिकली होता क्या है, और इसका हमारे लाइफ में क्या यूज होगा, और यह क्यों लगाने चाहिए, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कैसे है। तो आइए मैं आपको इमेज में दिखाऊं। ये है सोलर ट्री, एक ट्री नुमा स्ट्रक्चर जिसमें सब जगह, सभी पत्तियों के तौर पर, सभी शाखाओं के तौर पर क्या लगे हैं, सोलर प्लेट्स। और इसको हाल में ही कहां पर लगाया गया है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। और इसके बारे में बात करें, आपको ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भारत ने एक रिकॉर्ड सेट किया है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। सोलर ट्री का कार्य क्या होगा, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। अब बात करें पश्चिम बंगाल में कहां पर हुआ, दुर्गापुर के बने CMERI इस सेंटर में इसको लगाया गया। अब इसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMERI। ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको लगाया गया, और यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। और इसके उद्घाटन किसने किया, यहां की सीएम ममता बनर्जी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो पोषण माह ऐसा नहीं कि पहले नहीं मनाया गया, पोषण माह पहले भी मनाया गया, पोषण माह। और ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताता हूं। बेसिकली आइए इमेज के बारे में समझते हैं। जो हमारा बढ़ता हुआ उम्र के साथ साथ, जैसे 6 से 9 महीने का बच्चा होता है तो उसे 2 से 3 बार खिलाना चाहिए, और 24 घंटे से बड़ा हो जाए तो 3 से 4 बार। तो इस प्रकार से आप बात करें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की, उसको प्रॉपर पोषण मिलना चाहिए। भारत कुपोषण से बहुत ज्यादा शिकार है। किससे चीज शिकार है, मॉल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण को रोकने के लिए ऊपर बढ़ती हुई उम्र के साथ डाइट, प्रॉपर डाइट होना चाहिए। अभी सबसे बड़ा हमारे सामने खतरा है कोरोना से। कोरोना के लिए प्रॉपर डाइट होना जरूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने वाली चीजों को खाना भी जरूरी है। तो ये हाल में कब मनाया गया, सितंबर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। और इसको कौन मनाएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको मनाए जाने की घोषणा करेंगे। और इसको बात करें, यह 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही 2020 से 2021 की पहली तिमाही की बात कर रहा हूं मैं, जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। संकुचन से मतलब यहां पर गिरावट। आइए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, जीडीपी गिरती है तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इमेज के माध्यम से समझते हैं, जीडीपी में गिरावट से क्या मतलब है। तो जीडीपी का अगर आप फुल फॉर्म समझें, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी देश जो पूरा प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज देती है, उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको कहते हैं जीडीपी। अब कोरोना पीरियड में आप देखें, कुछ जैसे होटल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे कि सिनेमा, ये सब बहुत बुरी तरह बंद हो गए हैं, और इसके कारण से हमारी जीडीपी डाउनवर्ड चली गई है। और बात करें वर्ल्ड में सबसे तेजी से गिरी है, और इसकी वैल्यू हमने कल डिस्कस करी थी, इसको मैंने आपको कल डिटेल से समझाया था। और जीडीपी गिरने से क्या बढ़ती है, महंगाई। जब भी जीडीपी गिरती है महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है। और अगर हम बात करें जीडीपी गिरने से और क्या नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि जॉब क्रिएशन कम हो जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज किसमें चली जाएंगी, घाटे में चली जाएंगी। इसके कारण से जीडीपी में गिरावट देश के लिए बहुत ही खतरे का संकट होता है। और इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि देश की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरी है। यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहां पर, हाल में ही भारत ने किस वर्ष तक के लिए 100 मिलियन टन कोल का गैसीकरण का लक्ष्य रखा है? कितना? 100 मिलियन टन। तो आप सबसे पहले बात करें कि हमारे देश में जो बेसिकली होता क्या कि जो कोल है, कोल से क्या बनती है? बेसिकल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारे देश में कोल। कोल को कैसे बनाया जाता है? तो यह बनते हैं थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में यह बनता है। और अगर मैं बात करूं कोल से बनता कैसे है, तो कोल को बर्न करके सबसे पहले वाटर को गर्म किया जाता है। वाटर को गर्म करके क्या बनती है? स्टीम। और स्टीम को हम टरबाइन से एनर्जी में कन्वर्ट करके फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। और यहां पर 100 मिलियन टन का कोयले का गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह 2020 से 2030 तक होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में बता दूं, ये हमारी इमेज है जिसके माध्यम से जो हमारा कोल है एक सिस्टम के द्वारा इसे ऑक्सीजनेटेड सेपरेटेड प्लांट के द्वारा कोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही 13 न्यू लैब्स का उद्घाटन हुआ है। ये नई लैब बनाई गई है। यह लैब कौन सी लैब है? बायोसेफ्टी लैब। बायोसेफ्टी लैब क्या होती है? जैसे कोरोना महामारी वुहान सिटी से आई है। वुहान में क्या था? वुहान एक चाइना का शहर है और वहां पर कोरोना से जुड़े हुए रिसर्च चल रहे थे। तो वहां पर क्या था, लेकिन यह लैब में सेफ्टी के पूरे मेजर नहीं लिए गए थे। तो आइए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि BSL-3 लैब होना क्यों जरूरी है। बायोसेफ्टी लैब के लिए BSL-3, और आपको यहां पर प्रवेश पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा, हाउ टू गो इनटू ए BSL-3 लैब। जब तक आप पीपीटी क्लब, जो पीपीटी आपकी पीपीई है, ये पीपीई किट आप जब तक नहीं पहनते हैं, फेस मास्क नहीं लगाते हैं, ग्लव्स वियर नहीं करते हैं, जब तक आप इतनी सेफ्टी के साथ नहीं होते हैं, तब तक आप BSL-3 लैब में नहीं जा सकते हैं। और यह 13 नई लैब बनाएगा हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और हाल में ही यहां पर 5 अगस्त को क्या हुआ था? राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? कैफकाज 2020, इसमें हिस्सा ना लेने का फैसला लिया है। तो सबसे पहले तो यह बताऊं कि यह कितने देश मिलकर करने वाले थे। तो यह करने वाले थे रशिया, और इसके साथ कौन था? चाइना और इंडिया। लेकिन बेसिकली आपको मैं बताऊं कि इंडिया और चाइना का बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। और जब यहां पर ये तीनों मिलने वाले थे, या तीनों मिलकर एक्सरसाइज करने वाले थे, जब चाइना और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके कारण से यह एक्सरसाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है और इसमें भारत ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर होनी थी। यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको मैं बताऊं कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती कैसी है। बहुत से देश नई नई डिवाइस का एक्सरसाइज करते हैं। यह है हमारा फाल्कन, आप इमेज पर देख पा रहे होंगे। इस पर्टिकुलर विमान का नाम है फाल्कन। और भारत ने हाल में ही फ्रांस से कौन से परचेज किए हैं? राफेल हाल में परचेज किए। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सैनिकों को सिखाई जाती है। और हाल में ही यह कौन सा देश ऑर्गेनाइज करने वाला था, उसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो हमारा लकी विनर होगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो जल्दी से राइट आंसर इसका दे दीजिए। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करके, आज का हमारा टारगेट है 50 लाइक। 50 लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक करके इसको 50 तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।